everyone. Let's start with today's class. In this class, I'm going to discuss with you the first part of history. देखेंगे हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्टेड रहते हैं, उन सबको हम कवर करने वाले हैं. हिस्ट्री हमें बिल्कुल यूपीएससी लेवल की नहीं पढ़नी है. डू नॉट गो इनटू डेप्थ ऑफ इट. जो मैं पढ़ा रही हूँ इनको अच्छे से कर लेना. इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू एक्स्ट्रा मटेरियल, उससे गो थ्रू कर लेना उस मटेरियल को. ठीक है, गो थ्रू दैट मटेरियल फॉर 2 times 3 times एंड यू विल रिमेंबर इट. ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, बट वी एक्सपेक्ट कि हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं. एंशियंट मिडीवल से कम ही एक्सपेक्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को. लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट दिस. तो ये सब एमसीक्यू फॉर्म्स में है और मैं साथ साथ कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ इस कंसेप्ट से क्या और क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आ सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, एंड इसमें वो क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो भी है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं. व्हेन वाज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाइसरॉय? वाइसरॉय अ रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ इंडिया. सो व्हाट द थिंग वाज, पहले क्या होता था? पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद वाइसरॉय होने लग गया. कौन से ईयर में हुआ ये चेंज? गवर्नर जनरल transformation into viceroy. So this was done in the year 1858. C is the right answer. अगर हम explanation देखें, आफ्टर द अपराइजिंग मीन्स बैटल जो हुई थी 1857 में, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट दैट एंडेड टू द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था. इंडिया ने रिवोल्ट किया था 1857 में. क्या इंडियन, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं, आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट वर्ल्ड, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेट्स कॉल इट. तो हम 1857 के रिवोल्ट को म्यूटिनी भी बोलते हैं. ठीक है, म्यूटिनी क्या होती है? जब तुम अपने हेड का, अपने जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तुम्हारे अथॉरिटी है, उसकी बात माननी बिल्कुल खत्म कर देते. तो आफ्टर द अपराइजिंग ऑफ 1857 द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट दैट एंडेड द रूल ऑफ. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था. अब जो ब्रिटिश क्राउन है वो डायरेक्टली रूल कर रहा था इंडिया को. ठीक है, अब पता होना चाहिए फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग इज फेमसली नोन फॉर अबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम दैट वाज ब्रॉट इन बाय रॉबर्ट क्लिव ने एक डुअल सिस्टम निकाला था जो कि अबॉलिश करने में हेल्प वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी थी. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वॉरेन हेस्टिंग्स एंड फर्स्ट वाइसरॉय इफ द क्वेश्चन कम्स वाज लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, 1858 में गवर्नर जनरल से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था वाइसरॉय में. इंडियन म्यूटिनी दैट आई सेड ऑफ 1857-59, जिसको हम कहते हैं ना रिवोल्ट ऑफ 1857, तो वो क्या था? ये था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी हमारी. ठीक है, बट इट वॉज वेरी अनसक्सेसफुल रिबेलियन अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया विच फंक्शनड एज अ सोवरेन पावर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी एंड फाइनली ब्रिटिश क्राउन को सारा पावर दे दिया गया था एंड अनसक्सेसफुल रेबेलियन रहा ये बहुत ज़्यादा. बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम डाउन एंड किसने फंक्शन करना शुरू कर दिया? ब्रिटिश क्राउन ने. दिस वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट अ दरबार इन इलाहाबाद में इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ 1 नवंबर 1858 को इन द नेम ऑफ क्वीन, दैट क्वीन अब रूल करने वाली है ब्रिटिश क्राउन को. द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय, किसने टेक ओवर किया था? क्वीन विक्टोरिया ने किया था. विच इन इफेक्ट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूल नहीं करने वाली है. आई होप दिस मेड सेंस. तो समझ आ गया, 1858 समझ आ गया है कब टाइटल चेंज हो गया था. पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर अब वाइसरॉय होने लग गए. ठीक है, एंड देन 1858 मेड दिस ऑल changed and Lord Canning was first viceroy, first governor general was Warren Hastings. Next, let's look at the next question. Before we proceed, we should know what is doctrine of lapse. Doctrine of lapse के पीछे कौन है? Lord Dalhousie है. Very important question. This can be asked. A doctrine of lapse किसने आई मीन पायनियर्ड बाय हु, या फिर परपिट्रेटेड किसने किया था? वाज फर्स्ट बॉट फॉरवर्ड बाय हु? सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट परपिट्रेटेड बाय लॉर्ड डलहाउजी in the late 1840s. This doctrine of lapse was brought forth. ठीक है, इट इन्वॉल्व ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग अ हिंदू रूलर. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश
फॉर इंस्टेंस आप रूलर हो, ठीक है, हिंदू रूलर हो, अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है, मतलब आपका कोई नेचुरल बच्चा नहीं है जो उस थ्रोन को लेगा, तो सक्सेशन कैसे चलता है? जैसे अभी फादर है, फादर की डेथ के बाद सन उस सीट को टेक ओवर कर लेता है और वो क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। जैसे जैसे अगर हम ब्रिटिश में भी देखते हैं ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर आपका नेचुरल हायर नहीं है तो आप कोई सक्सेसर अडॉप्ट नहीं कर सकते। भैया अगर तुम अपने बच्चे को अडॉप्ट करते हो ना तो उसको वो पोजीशन मिल जाती है, बट तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। नेचुरली है तो ठीक है, बट तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। और अगर रूलर मर जाता है, एब्डिकेशन हो जाता है, उसकी सारी लैंड को जब्त लिया जाएगा, कोई आगे तुम्हारा अडॉप्टेड सन जो है उस पोजीशन को नहीं ले पाएगा। तो ये सब जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया, लॉर्ड डलहौजी ने बोला गया, लॉर्ड डलहौजी ने बोला, बहुत रिवोल्ट किया गया इस चीज को। टू दोज प्रॉब्लम्स एडेड द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स बहुत डिसकंटेंटेड थे इस चीज से। मैनी ऑफ हुम हैव बीन डिस्पोजेस्ड, उनकी रेवेन्यूज, उनकी पोजिशंस, उनकी लैंड सब कुछ जा रही थी, सो दे वर वेरी डिसकंटेंट। यू शुड नो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और पूछा जा सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। Then who was the Governor General? Let's look at the next question. Who was the Governor General of India when railways was first introduced in India? तो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। During लॉर्ड डलहौजी's tenure, फर्स्ट रेलवे लाइन जो है ले डाउन हुई थी बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली रेलवे कहाँ चली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन, एंड दिस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इन द सेम ईयर कैलकाटा एंड आगरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज वर कनेक्टेड बाय टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है? ओवर वायर, वायरिंग हो जाएगी, वायरिंग सिस्टम से जो आप कम्युनिकेट कर पाते हो उसे टेलीग्राफ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। विच अमंग द फॉलोइंग is not one of the social reforms introduced by Lord William Bentinck, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग 1828 1835। तो इसमें से क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था? सती प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा उन्होंने अबॉलिश करी थी। सप्रेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मीन अभी पैदा भी नहीं हुआ है और पहले ही जानते हुए कि आपके मदर के वूम में फीमेल है, उसको मार दिया जाता था, इसको सप्रेस किया गया बहुत ज्यादा। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन स्लेवरी नहीं हुई थी, दिस वाज टेकन बाय लॉर्ड एलनबर्ग। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सप्रेशन ऑफ डेकॉइट्स, थग्स भी किया था, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए भी काम किया था, सती प्रथा के लिए भी काम किया था, अबॉलिशन ऑफ ह्यूमन स्लेवरी के लिए काम नहीं किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश। तो उन्होंने क्या क्या किया? सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए काम किया, सप्रेशन किया डेकॉइट्स थग का, इनको लिबरल गवर्नर जनरल बोला जाता था। ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1835। तो इंग्लिश आज भी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकती है, आई मीन है, इनफैक्ट इंग्लिश काफी डोमिनेंट हो जाती है जगह जगह, नॉट एवरीवेयर बट लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फर्स्ट इंग्लिश की मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी 1835 में। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लेट्स प्रोसीड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम? 100% ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 100% क्वेश्चन आता है। कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया, कौन से एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इन इंडिया? सो दिस वाज डन बाय इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। कॉमनली इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। इस एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है इंट्रोड्यूस किए थे। फॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट्स जहां पर सीट्स वर रिजर्व। अब इलेक्टोरेट क्या होता है? इलेक्टोरेट इज सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो वोट करते हैं। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर्म हुए थे जहां पर सीट्स रिजर्व करी गई थी मुस्लिम्स के लिए, एंड इन विच ओनली मुस्लिम्स वुड बी पोल्ड, मीन्स मुस्लिम्स ही पोल कर पाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया था। द मुस्लिम लीग हैज बीन फाउंडेड इन 1906 एंड इट फाइनली लेट द मोमेंट कि भाई एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बनाया जाए। इन सब के लिए इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज बॉट फॉरवर्ड बाय द वे ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, राइट? समझ आया? क्लियर है? लेट्स प्रोसीड। Dash was famously a mentor to Mahatma Gandhi in the latter's formative. Formative means जो beginning के years होते हैं। तो महात्मा गांधी के कौन मेंटर थे?
आईएनसी लीडर मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले ने बोलते हैं ही वाज अ मेंटर टू महात्मा गांधी, राइट। लेट्स प्रोसीड। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हैज बीन ब्रॉट फॉरवर्ड बाय दादा भाई नारोजी। इंपॉर्टेंट है, 1867 में दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है स्टेट करी थी। उसमें बोला था कि जो ब्रिटेन है, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, ब्रिटेन ने हमारी वेल्थ को काफी ड्रेन किया है एंड इट वाज कंप्लीटली ड्रेनिंग आवर वेल्थ, ठीक है। और बुक का नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Poverty and Un-British Rule in India. This book has been written by Dadabhai Naoroji. वो फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे जो कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक जी क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में हुए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स उनका जैसे हमारा लोकसभा होता है, उनका हाउस ऑफ कॉमन होता है। जैसे हमारा राज्यसभा होता है, ऐसे उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है, याद रखना है। लेट्स प्रोसीड। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड? व्हाई वाज इट स्टार्टेड? बेसिकली बिकॉज दे वांटेड टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल सबसे ज़्यादा रिवोल्टिंग था, ठीक है, बंगाल में सबसे ज़्यादा रिवोल्ट थे, प्रोटेस्ट थे, उन्हें लगता था पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट ना फैल जाएं, इसको सेपरेट करने की बात कर दी गई थी बंगाल को। तो पार्टीशन को अपोज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। लॉर्ड कर्जन जो कि इस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अनाउंस किया था पार्टीशन। पूछ सकते हैं किसने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल? इन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस देन इनिशिएटेड स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, उन्हें स्वदेशी मूवमेंट निकाल दिया। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च क्योंकि वो प्रोटेस्ट मूवमेंट था कि हम इस बॉयकॉट करें इस मूवमेंट को, विच ऑल्सो गेव लीड टू अ बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट मूवमेंट क्या है? ये प्रोटेस्ट मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट, विच लेड टू अ बॉयकॉट मूवमेंट। व्हाट इज मेंट बाय बॉयकॉट मूवमेंट्स? दैट सब कुछ मेड इन इंडिया को हम प्रमोट करेंगे, लोकल इंडिजिनस बना होना चाहिए, कुछ भी हम फॉरेन मेड चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, राइट। Then which of the following Viceroy of India is known to have granted the Indians first taste of freedom by introducing local self government? इससे पहले एक चीज ये क्लियर करो, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? कि हम बॉयकॉट करेंगे बाहर की बनी चीजें, लोकल जो बना है हम उसी चीजों को कंज्यूम करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट हैड टू डू अ लॉट विद दिस। इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये हुआ था, या फिर बोल सकते हो कि क्लॉथ प्रोडक्शन अब इंडिया में ही होगा, इन सब चीजों के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लेट्स प्रोसीड। विच आर द फॉलोइंग वॉइसरॉय जो इंट्रोड्यूस, अच्छा पूछेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहीं भी पढ़ो, लॉर्ड रिपन को मार्क करके आना। इन 1882 ही इंट्रोड्यूस दिस, लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन याद रखना। हिज स्कीम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डेवलप्ड द म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैड बीन ग्रोइंग अप सिंस इंडिया वाज ऑक्यूपाइड। दीज बॉडीज हैड मोस्टली हैड नॉन गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जो नॉन गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अपॉइंट करा जा रहा था। ये जो है म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन से आप समझते हो, म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस का एक्चुअली में मतलब होता है जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, अर्बन लोकल बॉडीज जो स्पेसिफिक लोगों को गवर्न कर रही होती हैं, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, आई मीन जो इंडिया को फर्स्ट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम दिया उसने कि भाई तुम अपनी ऐसे म्यूनिसिपैलिटीज़ इंस्टीट्यूशंस बनाओ, मींस अर्बन ऐसे लोकल बॉडीज़ बनाओ जो तुम सर्टन आई मीन सेक्टर ऑफ पीपल को क्या कर रहे होगे, गवर्न कर रहे होगे। Let's proceed. In which of the following sessions did the Indian National Congress split into moderates and extremists? Very important question आ रहा होता है एग्जाम में। तो सूरत सेशन जो था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, मैं तुम लोग को एक पीडीएफ दे रही होंगी, ऐप पे अपलोड हो गई है वो पीडीएफ, तो उसमें देखना कि कौन से सेशन में क्या हुआ है, कौन से लॉर्ड ने क्या किया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? सो विच इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट, आई मीन कौन से सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हुआ था? सूरत सेशन में ऐसा हुआ था। द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 स्प्लिट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन टू ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स में स्प्लिट कर दिया गया था। मॉडरेट्स वांटेड रस बिहारी घोष एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एक्सट्रीमिस्ट को क्या चाहिए था? लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट चाहिए था। तो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यही हुआ, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का मतलब क्या हुआ? एक को रस बिहारी घोष चाहिए और एक को लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट चाहिए था। Let's look at the next question. The Nehru-Liaquat पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर रेजोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इशू? तो ये जो पैक्ट साइन हुआ था ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए साइन हुआ था, 1950 में साइन हुआ था, व्हेन लियाकत अली जो थे वो पीएम ऑफ पाकिस्तान थे उस टाइम पे। एक्सोडस होता है जो एंट्री होती है लॉट ऑफ पीपल की, ऑफ माइनॉरिटीज, हिंदू, सिख्स,
Jain, Buddhists in Pakistan and Muslims in India led to serious refugees crisis. तो exodus क्या होता है? Means exit basically. Exodus means mass departure of people, जो लोग जा रहे हैं, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए थे ना, ऐसे मुस्लिम्स यहाँ से इंडिया गए थे, तो ये इसमें काफी रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था। तो नेहरू लियाकत पैक्ट जो साइन किया गया था वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज के लिए किया गया था कि माइनॉरिटीज जो है इस बीच दब ना जाए, ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट्स मिले, उनको सही से जगह मिले रहने के लिए। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग शूटिंग। जलियांवाला बाग शूटिंग के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट करी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी शेयरिंग विद यू जलियांवाला बाग मैसेकेयर का जो सारे निटी-ग्रिटीज आई विल शेयर इन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है, उसमें मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ, थोड़ा सा लेंदी है वो। इट वाज नेम्ड आफ्टर द चेयरमैन लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर ये हंटर कमीशन बनाई गई थी। फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी 1920 में। अच्छा, 1919 में हुआ था ये, 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकेयर। द कमिटी यूनानिमसली मींस आपस में मिलजुल के उन्होंने कंडेम किया, कंडेम मींस क्रिटिसाइज किया डायर्स एक्शन। हाउएवर द हंटर कमिटी डिड नॉट इम्पोज, कोई पीनल मतलब कोई जेल नहीं होगी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगी। पीनल मींस रिलेटेड टू मनी बेसिकली, पेनल्टी नहीं होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा तुम्हारे अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जनरल डायर कुछ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भाई इंडियंस के अगेंस्ट है, कोई बात नहीं चलेगा, बट ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, इट्स लाइक दैट, राइट। फिर गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स? 1930 में साइन किया गया। अब सुनो, अब कहानी शुरू होती है। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंडक्ट किया गया। इंडिया एंड गांधी ने वर्ल्ड वाइड अटेंशन रिसीव करी, हर जगह अटेंशन हो गई थी, अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, सबको पता लग गया था। मैनी लीडर्स वर इम्प्रिजन्ड, काफी लीडर्स को इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, उसमें महात्मा गांधी जी भी थे। लॉर्ड इरविन आए थे महात्मा गांधी जी से मिलने एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म किया था आफ्टर रिमूविंग सॉल्ट टैक्स। इसको मैंने छोटे में बता दिया, अब थोड़ा समझना। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक अल्टीमेटम दिया गया कि इसको इंप्लीमेंट करो विद इन 1 ईयर, दैट इज 1929 तक इसे इंप्लीमेंट करो। 1929 तक ब्रिटिश ने इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा, बैठी कांग्रेस लाहौर सेशन बैठा। फिर क्या हुआ? कांग्रेस लाहौर सेशन में उन्होंने बोला वी डिमांड पूर्ण स्वराज। तभी जो है पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। उन्होंने डिमांड करी कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी, जिसको अगेन क्रिटिसाइज किया गया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डे बनाया गया, उन्होंने झंडा लहराया, ठीक है, इस रवि रिवर के साइड में। देन कांग्रेस लाहौर सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गांधी जी को ऑथराइज किया कि चलो कोई मास मूवमेंट स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं दे रहे हैं। तो अब एक गांधी जी के सामने एक मिशन था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना है। तो गांधी जी सोच रहे थे मैं ऐसा क्या करूं, व्हाट शुड बी डन, कि अगेंस्ट विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुड बी बिल्ड। कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए होगा हमें लड़ने के लिए। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हम लोग कैसे चला सकते हैं, किस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं? तब आया सॉल्ट बिल टैक्स, उससे पहले आ रखा था 1882 में। तो उन्होंने सोचा सॉल्ट तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, गरीब अमीर सबकी रिक्वायरमेंट होती है सॉल्ट, तो दे कैन नॉट बी एनी सच इन ह्यूमन सॉल्ट टैक्स, ऐसा नहीं कुछ एग्जिस्ट हो सकता है। सो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल तक उन्होंने क्या 24 डेज होते हैं, 24 डेज उन्होंने ये सॉल्ट मार्च करी, ठीक है। और इससे 65% टैक्स था, सॉल्ट टैक्स जो था 65% उनको जाता था, ब्रिटिशर्स को जाता था। उनके टोटल रेवेन्यू में से 15% तो सॉल्ट टैक्स होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ? अब साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गुजरात में क्या किया गया, ये चलाई गई दांडी मार्च हुई, ठीक है, 390 किलोमीटर्स की थी, 24 दिन तक इन्होंने मार्च करा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, बट उसमें ये बोला था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होनी चाहिए। 6 अप्रैल को उन्होंने एक अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी सॉल्ट ली और ऐसे घेर दी, ठीक है, उन्होंने एंड किया इस सॉल्ट मार्च को। उन्होंने क्या डिमांड किया? सॉल्ट लैंड टैक्स एंड सॉल्ट टैक्स शुड बी वायलेटेड, इनको नहीं पे करो, कहीं भी पे मत करो। फॉरेन क्लोथ्स को जला दिए जाए, ठीक है, और पीसफुल पिकेटिंग होनी चाहिए शॉप्स की, जो फॉरेन गुड्स
बेचते हैं उनको समझाया जाए, उनके आसपास घेरा बनाया जाए कि भाई फॉरेन गुड्स मत सेल करो, सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बॉयकॉट करो, मास स्ट्राइक्स करो, पोजेशंस करो, ये सब चीज़ें डिमांड करी गई। फिर क्या हुआ, लॉर्ड इरविन जी आए गांधी जी से बात करने कि, और लॉर्ड इरविन को पहले ही गांधी जी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ऐसे करने वाले हैं, हम सॉल्ट मार्च करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, उन्हें सब बता दिया कि हम रेड कर रहे हैं। गांधी जी ने ऑलरेडी लॉर्ड इरविन को ये बात बता रखी थी दैट ही इज गोइंग टू डू ऑल ऑफ दिस, ये मार्च करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, गांधी जी, नेहरू जी, सबको अरेस्ट कर लिया गया। Each one of them was arrested, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। Then all main leaders were arrested. टोटल काउंट 60,000 लोग अरेस्ट किए गए। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे थे, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज उनकी कॉन्फिस्केट कर ली गई। देन गांधी इरविन पैक्ट आया। ये सब तुम्हें समझ आ गया, ये सब चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करी हैं, 24 डेज, 390 किलोमीटर्स, व्हाट दे डिमांडेड, क्या उन्हें चाहिए था, ठीक है। 78 फॉलोअर्स के साथ वो चल पड़े, बहुत सारे लोगों ने मीनवाइल उन्हें फॉलो किया, बहुत तगड़े उसमें मात्रा में लोग थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड। देन गांधी इरविन पैक्ट को देख लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट आया बिकॉज फर्स्ट राउंड टेबल बहुत कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि साइमन कमीशन और उसको डिस्कस करने वाली थी, नेहरू रिपोर्ट को, बट बहुत अनसक्सेसफुल रही क्योंकि ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी थे। अब भाई इरविन को ड्यूटी दी गई कि भाई गांधी जी को लेकर आओ और इसको एंड करो, दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करो। फिर एक टर्म आता है चौकीदारी टैक्स। जो विलेजेस होते थे वहाँ पर पुलिस नहीं होती थी, वहाँ पर चौकीदार अपॉइंट किए जाते थे, तो उनको जो पैसा दिया जाता था वो बाय वे ऑफ टैक्स दिया जाता था, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनको चौकीदार को दे दिया जाता था। तो चौकीदारी टैक्स भी एक टर्म था जो बोला था कि चौकीदारी टैक्स मत दिया करो, ठीक है, इट इज़ नॉट ऑन अस कि हम ये सब चीज़ें दें, उसको भी अबॉलिश करने की बात करी गई थी। फार्मर्स से ये कलेक्ट किया जाता था, तो फार्मर्स ऑलरेडी पुअर थे, तो मुझसे कलेक्ट कर रहे हो, तो इसको काफ़ी ज़्यादा बॉयकॉट किया गया। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच सेशन एंड ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया, तभी हम उस दिन रिपब्लिक डे बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे बनाना शुरू किया था, कॉन्स्टिट्यूशन हमने एनफोर्स कराया था इस दिन, तो ये 26 जनवरी यहीं से आ रहा है। पूर्ण स्वराज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था। कौन से सेशन में किया था? लाहौर सेशन 1929 में किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अ मंथ लेटर 1930 में प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको हम डिक्लेरेशन वाज टेकन, ठीक है, इसी दिन हुआ था 1930 में 26 जनवरी को। आफ्टर दिस प्लेज जनवरी 26 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया गया बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंटिल वी formally got independence in the year 1947. हमें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिली थी। Under the regime of which of the following viceroy, vernacular press act इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड लाइटन के अंडर, ठीक है, अंडर दिस पर्सन दिस vernacular press act was introduced, again important question। ये जो एक्ट था 1878 का था, इसे सप्रेस किया था। कोई भी ऐसा पब्लिकेशन उस चीज़ की नहीं होगी जिसमें राउज फीलिंग्स आए ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम अगेंस्ट द गवर्नमेंट बोल रहे हो उस चीज़ को उसकी पब्लिकेशन नहीं होगी। लॉर्ड रिपन रिपील द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1882, तो इन्होंने रिपील किया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना। देन Which among the following Governor General of India is commonly known as Liberator of Indian Press? इंडियन प्रेस को लिबरल किसने बनाया था? लॉर्ड मेटकैल्फ ने बनाया था। काफ़ी जो है कहा कि भाई फ्रीडम रखो अपने पास। तो ड्यूरिंग द regime of Lord Metcalfe, he removed various restrictions on press freedom and hence he got this name that he was called the Liberator of Indian Press. Who played a key role in integrating more than 500 princely states into India after its independence? इनके वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू बन गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ही वॉज नोन दैट इन्होंने 587 शायद से प्रिंसली स्टेट्स थी, एक बार क्रॉस चेक करना। इन सब प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में इनका वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू है, वहाँ पर 182 मीटर्स का स्टैचू है, ठीक है। एंड पटेल परसुएडेड ऑलमोस्ट एवरी प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड टू इंडिया। एक्सीड मीन्स एक्सेप्ट कर लो कि भाई अब यू आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर ऑल यूनाइटेड। उसका जो कमिटमेंट था, उनका जो कमिटमेंट था नेशनल इंटीग्रेशन में, वो इमेंस था। ही वाज आल्सो कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो, एंड ही वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
एंड दैट्स इट, ठीक है. इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इट इज कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इट इज कॉल्ड. All right, let's look at the next question. The non-cooperation movement was withdrawn because of violence in Chora Chori. Non-cooperation movement 1920 में withdraw कर दिया गया. Non-cooperation movement जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से ही शुरू किया था and violence हो गई चौरा चौरी में, इस वजह से इसको withdraw कर दिया गया. Non-cooperation movement was organized by who? महात्मा गांधी in the year 1920. क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. चौरा चौरी, a mob set fire to police chowki with some 22 policemen inside it. 22 policemen ने क्या कर दिया था, एक mob ने set fire, mob मतलब क्या होता है, group of people set fire to police chowki. पुलिस चौकी में फायर लगा दी, आग लगा दी, और उसके अंदर 22 पुलिसमैन थे. गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि भाई हमें सब नॉन वायलेंट रखना था, एंड हेंस ही सेड वी विल विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वी विल नॉट कंटिन्यू विद दिस. तो मेन रीजन क्या था, वायलेंस इन चौरा चौरी जो थी वाज द मेन रीजन बिहाइंड विड्रॉइंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. डाउनलोड कर लीजिए विनिंग लीगल नंदिनी छाबड़ा इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से. ठीक है, अगर आप iOS यूजर्स हैं, आपके पास आईफोन्स हैं, तो आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड आपको डालना है फॉरली, FURLI. ठीक है, आप लॉग इन कर सकते हैं अपने फोन नंबर के साथ. फटाफट से लॉग इन कर लीजिए एंड डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, विनिंग लीगल नंदिनी छाबड़ा, एंड यू गेट एक्सेस टू द होल DULLB 2023 कोर्स. इन केस यू लुकिंग फॉर एनी कोर्स, DULLB 2023 कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, एंड इसमें लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, जीके करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सारे सेक्शंस कवर हो रहे हैं. वन शॉट कंपाइलेशन टू ऑल ऑफ यू, आपको कहीं इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, देन अगर आप लीगल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस का कोर्स देख रहे हैं, यू कैन एक्सेस दिस कोर्स ईजीएस्ट पॉसिबल वेज में. मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं टॉपिक्स को, इजी एक्सप्लेनेशन है और उससे भी इजी इलास्ट्रेशन दे रखे हैं. इलास्ट्रेशन से, वीडियो से आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं. इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे, फिर आपके साथ आपका मेरा डाउट सेशन भी हो रहा होगा लीगल रीजनिंग को लेकर. बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इस कोर्स में मिल रहा होगा. DULLB मॉक्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन यू डाउनलोड द ऐप. देन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का कोर्स विच वाज द बेस्ट सेलर लास्ट ईयर. तो इस साल से मैंने फुल फ्लेजेड कोर्स आप लोग के लिए निकाल दिया है. लास्ट ईयर तक आई यूज्ड टू प्रोवाइड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. इट वाज द बेस्ट सेलर कोर्स एंड स्टूडेंट्स ने बहुत बेनिफिट किया है. डायरेक्ट क्वेश्चंस इस कोर्स में से आए हैं. ठीक है, मॉक्स वर ऑफ अ लॉट ऑफ यूज. आपको इसमें 1 फ्री मॉक मिल रहा है जिसको हम डेमो मॉक बोलते हैं. आप डेमो मॉक भी जाकर चेकआउट कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. यू कैन लुक एट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, राइट. देन लॉजिकल रीजनिंग जैसे गोकुल सर पढ़ा रहे होंगे, जैसे डायरेक्शंस है. ठीक है, डायरेक्शंस में गोकुल सर आपको पढ़ा रहे होंगे. देखो ये वीडियोस हैं, आप अनलॉक है ये वीडियो, विच मीन्स डेमो वीडियो है. आप जाकर ये डेमो जरूर चेकआउट करिए. ठीक है, इन केस दिस इज द थिंग यू आर लुकिंग फॉर, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं. अंकुश सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आपको. ठीक है, एंड लॉजिकल रीजनिंग लाइक गोकुल सर आई टोल्ड यू, एनालॉजीज पढ़ा रहे हैं इसमें. तो आई टॉट डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो कि है. ठीक है, इसमें मैं जीके करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं नेग्लिजेंस पढ़ा रही हूँ विच इज लीगल का पार्ट, मैलफीजेंस, मिसफीजेंस, नॉन फीजेंस. ये सब डेमो वीडियोस आप लोग, डेमो लेक्चर्स, डेमो वीडियोस जो है ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं. यू विल लव द वीडियोस. आप कहोगे इतनी इजी वे में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन एट वन प्लेस आपको मिल रहा है. ठीक है, देन DULLB 2023 का कंप्लीट कोर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, फ्री कंटेंट नीचे लिखा आया होगा. ठीक है, फ्री कंटेंट ये लैपटॉप, टैब, फोन सब में एक्सेसिबल है. जैसे ई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैंने डेमो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जनरल डिफेंसेस मैंने पढ़ाए हैं. अगस्त का क्विज मैंने अपलोड किया है. फटाफट से चेकआउट करो इसको पूरे को. लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, कैसे टेस्ट अपलोड होंगे, ऑल ऑफ दीज आर डेमो वीडियोज. यू कैन चेक दिस आउट. प्रैक्टिस टेस्ट, किस चीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट है, मिसलेनियस का प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि इंग्लिश का पार्ट है. ये दिस प्रैक्टिस टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, राइट. देन DULLB कंप्लीट कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जहाँ कर क्लिक हियर टू सी ऑल कंटेंट में चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, देन ये पास्ट ईयर पेपर्स भी अवेलेबल हैं. ऑल ऑफ दीज आर लॉग. ये जो प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए अवेलेबल हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स.
प्लस पास्ट ईयर वीडियो डिस्कशंस आप लोगों को एक्सक्लूसिवली मिल रही होंगी। ये सब जो है पेपर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। पास्ट ईयर पेपर को हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आगे वाला आने वाला पेपर कैसे होने वाला है, ठीक है। देन स्टडी मटेरियल फ्री कंटेंट, अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, उसमें फ्री कंटेंट में अगर आप जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 1700 प्लस क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें अपलोडेड है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये फ्री कंटेंट में आता है, कुछ डेमो वीडियोस फ्री कंटेंट में आती हैं, प्लस कुछ फॉर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स भी है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट वी कैन टेक अप योर डाउट बाय वे ऑफ चैट, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो इन केस ऑफ एनी डाउट। दिस इज माई टेलीग्राम हैंडल, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ, ज्वाइन करो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर आ रही होती है। 7678134784 is my phone number. You can message me. I don't pick up calls. आप मुझे WhatsApp करिए, मैं आपकी सारी बात सुन रही होंगी। I will be able to discuss with you whatever problem that you're facing, ठीक है। And in case you want to enroll, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कोर्स डिटेल्स देना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। winninglegaledu@gmail.com is my ईमेल आईडी, आप मुझे इस पर भी यू कैन गेट इन टच विद मी। 7678134784 पर आप मेरे को अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ। ठीक है, दैट्स इट। आई होप यू